क्या कभी सोचा है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब जानकारी के एक अनदेखे जाल से कैसे जुड़ा है? एक ऐसा जाल जो लाखों साल पहले हमारे पुरखों ने बुनना शुरू किया था और आज तक हम बुनते जा रहे हैं। आज हम युवाल नोआ हरारी की किताब नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए इसी जाल के इतिहास और इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब हमें पत्थर के जमाने से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई तक के सफर पर ले जाती है और ये बताती है कि कैसे जानकारी के इन नेटवर्कों ने, जो हजारों सालों में बने और बदले हैं, इंसान को जानवर से उठाकर इस ग्रह का मालिक बना दिया है। तो आज का हमारा मकसद है इस दिलचस्प कहानी को समझना और देखना कि आज हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है, इंसान जो शारीरिक रूप से देखा जाए तो मतलब शेर या हाथी के मुकाबले काफी कमजोर था, आखिर पूरी पृथ्वी पर राज कैसे करने लगा? ऐसा क्या था हमारे पास जो दूसरों के पास नहीं था? इसका सीधा सा जवाब है भाषा, हमारी बोलचाल की ताकत। लेकिन ये सिर्फ जानवरों की तरह खतरे के लिए आवाज निकालना या खाने के बारे में बताना भर नहीं था। बंदर भी चीख कर खतरे का इशारा दे सकता है, पर वो गुजरे हुए कल की या आने वाले कल की बात नहीं कर सकता है। और इसमें खास बात यह है कि इंसान न सिर्फ भूत और भविष्य की, बल्कि उन चीजों के बारे में भी बात कर सकता था जो असल में मौजूद ही नहीं है, जैसे कि कहानियां गढ़ना, कल्पना करना। यही हमारी पहली और सबसे बड़ी ताकत बनी। कहानियां? मतलब आप कह रहे हैं जैसे देवी देवता, देश, राष्ट्र या पैसा, ये सब असल में कहानियां हैं? अरे वाह, यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। इन साझी कहानियों को, जिन्हें हरारी फिक्शन या कल्पना कहते हैं, मानने की वजह से ही अजनबी लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करके बड़े पैमाने पर साथ काम कर पाए। जरा सोचिए, कोई धर्म हो, कोई देश हो, कानून हो, या आज की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल या अमेजॉन, ये सब किस पे टिके हैं? ये सब साझी कहानियों और विश्वास पर ही तो टिके हैं। हाँ, सही बात है। क्या कभी किसी ने राष्ट्र को छुआ है या पैसे का स्वाद चखा है? पैसा तो बस कागज या धातु का टुकड़ा है, या आजकल तो सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर। पर हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है। इसी साझा विश्वास की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। 100 चिंपांजी शायद कभी एक साथ मिलकर कोई बड़ा काम ना कर पाएं, क्योंकि उनमें आपसी विश्वास और साझी कहानी की कमी होती है। लेकिन 100 इंसान किसी एक कहानी पर, जैसे किसी देवता या राष्ट्र पर, हाँ बिल्कुल, किसी देवता या राष्ट्र या कंपनी के लक्ष्य पर विश्वास करके आसानी से साथ काम कर सकते हैं। तो ये हुआ जानकारी का पहला नेटवर्क, जो कहानियों, कल्पना और आपसी विश्वास पर टिका था। लेकिन इसकी एक सीमा थी। जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ इंसानी याददाश्त के भरोसे था। इसमें तो भूलने या बात के बदलने की बहुत गुंजाइश रहती होगी। जैसे बचपन में हम वो काना फूसी वाला खेल खेलते थे, उसमें बात कहां से कहां पहुंच जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब बातें सिर्फ मुंह जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थीं, तो उनमें बदलाव आना मतलब लाजमी था। छोटे छोटे कबीलों या गांव के लिए शायद ये काफी रहा हो, लेकिन जब समाज बड़े होने लगे, हजारों लाखों लोगों के शहर और साम्राज्य बनने लगे, तब सिर्फ याददाश्त के भरोसे काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया। सोचिए जरा, टैक्स वसूलना, कानून बनाना और लागू करना, सेनाओं का हिसाब रखना, इतना सारा ब्यूरो कोई एक इंसान या कुछ लोग कैसे याद रख सकते थे? एक ज्यादा भरोसेमंद, एक टिकाऊ तरीके की जरूरत महसूस हुई। तो यहां आता है अगला बड़ा पड़ाव, लिखना। जानकारी को मिट्टी की तख्तियों पर या पपायरस पर या बाद में कागज पर उतार देने से क्या बड़ा बदलाव आया। जैसे वो सुमेरियन सभ्यता की मिट्टी की तख्तियां या मिस्र का पपायरस, इनसे क्या क्रांति हुई? लिखने की कला ने, आप कह सकती हैं, जानकारी को इंसान के दिमाग की सीमाओं से आजाद कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जानकारी को भौतिक रूप दिया जा सका, उसे संभाल कर रखा जा सका, और वो इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रह सकती थी। अब राजा का हुक्म सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं थी, बल्कि पत्थर पर या कागज पर लिखा एक पक्का सबूत था। व्यापार का हिसाब किताब बनिए की याददाश्त से निकलकर बही खातों में दर्ज होने लगा। इसी आविष्कार ने बड़े पैमाने पर संगठन और व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे हम आज नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी? हाँ, ब्यूरोक्रेसी। बड़े बड़े साम्राज्य जैसे रोमन साम्राज्य या भारत का मौर्य साम्राज्य बिना लिखने की कला के शायद बन ही नहीं पाते। सम्राट हजारों मील दूर बैठकर लिखित हुक्म भेज सकता था। उसके अधिकारी उन हुक्मों को पढ़कर लागू करते थे और फिर लिखित में ही रिपोर्ट वापस भेजते थे।
टैक्स का हिसाब, जमीन का रिकॉर्ड, सेना की गिनती, हर चीज लिखी जाने लगी। दुनिया धीरे धीरे फाइलों और रजिस्ट्रों की एक व्यवस्थित प्रणाली में ढलने लगी। अच्छा, तो लिखने की कला ने बड़े साम्राज्य बनाने में मदद की, लेकिन क्या इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमट गई? क्योंकि उस जमाने में पढ़ना लिखना तो हर कोई नहीं जानता था, है ना? हाँ, ये इसका एक बहुत अहम पहलू था। देखिए, पढ़ना लिखना सीखना एक खास हुनर बन गया जो ज्यादातर पुरोहितों, शास्त्रियों, दरबारियों और अमीर लोगों तक ही सीमित था। इन लोगों ने अक्सर ज्ञान को एक रहस्य बना के रखा और इसे अपने ताकत और रुतबे का जरिया बनाया। धर्म ग्रंथ लिखे गए और उन्हें ईश्वर की वाणी कहा गया। अब ईश्वर की बातें किसी की याददाश्त में नहीं, बल्कि एक पवित्र किताब में थी, और उस किताब को पढ़ने और उसका मतलब समझाने का हक भी सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही था। इससे समाज में एक नया विभाजन पैदा हुआ, पढ़े लिखे और अनपढ़ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी की सोच और जानकारी तक पहुंच बहुत सीमित हो गई। हाँ, उसे ज्यादातर वही मानना पड़ता था जो उसे ऊपर से बताया जाता था। दुनिया के बदलने की रफ्तार शायद बहुत धीमी पड़ गई होगी। आसानी से पहुंच ही नहीं पाती थी। हर किताब की नकल हाथ से बनानी पड़ती थी, जिसमें महीनों यहां तक के सालों लग जाते थे। ये बहुत महंगा और मेहनत का काम था, इसलिए किताबें बहुत कम थीं और बहुत कीमती भी। ज्ञान एक तरह से कुछ खास लोगों की जागीर बन गया। सदियों तक दुनिया बहुत धीरे धीरे बदली, जैसे कोई ठहरा हुआ तालाब हो। अच्छा, और फिर आया वो बड़ा बदलाव, प्रिंटिंग प्रेस। 15वीं सदी में जर्मनी में एक आविष्कार हुआ जिसने इस ठहरे हुए तालाब में जैसे भूचाल ला दिया। योहानस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि इसने जानकारी की दुनिया में एक क्रांति ला दी। ऐसा क्या खास था इसमें? हाँ, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसने जानकारी के फैलाव को हजारों गुना तेज और सस्ता बना दिया। जहां पहले एक किताब की नकल हाथ से बनाने में महीनों लगते थे, वहीं अब प्रिंटिंग प्रेस एक दिन में ही वैसी सैकड़ों या हजारों किताबें छाप सकती थी। किताबें अचानक बहुत सस्ती हो गई और आम लोगों की पहुंच में आने लगी। ज्ञान अब सिर्फ मठों, महलों या विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा, वो गलियों, बाजारों और आम घरों तक पहुंचने लगा। ये जानकारी के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, आप कह सकती हैं। किताब में मार्टिन लूथर और यूरोप में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन यानी रेफॉर्मेशन का जिक्र है। क्या ये प्रिंटिंग प्रेस का सीधा नतीजा था? हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा और सीधा उदाहरण है। मार्टिन लूथर ने जब कैथोलिक चर्च की कुछ बातों पर सवाल उठाए और अपने विचार लिख कर छापे, तो प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत उनके लेखों की हजारों प्रतियां कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप में फैल गईं। पहली बार आम लोगों ने अपनी भाषा में बाइबल पढ़ी, जिसे लूथर ने जर्मन में अनुवाद करके छपवाया था, और पाया कि चर्च जो बहुत सी बातें बताता है, वो बाइबल में उस तरह से नहीं लिखी हैं। इससे लोगों ने सवाल करना शुरू किया और सदियों से चली आ रही धार्मिक सत्ता को चुनौती दी। अच्छा, इसी से प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसने पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। धार्मिक युद्ध हुए और सत्ता के समीकरण बदल गए। ये साफ दिखाता है कि जब जानकारी फैलाने का तरीका बदलता है, तो ताकत किसके हाथ में रहेगी, ये भी बदल जाता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? जाहिर है असर सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं रहा होगा, विज्ञान और राष्ट्रवाद जैसी चीजों पर भी इसका गहरा असर पड़ा होगा। बिल्कुल सही। विज्ञान के क्षेत्र में तो जैसे एक विस्फोट ही हो गया। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के नए विचार और खोजें अब किताबों के रूप में छपकर तेजी से दूसरे वैज्ञानिकों और आम लोगों तक पहुंचने लगी। एक वैज्ञानिक का काम दूसरे के लिए आधार बनने लगा। ज्ञान बहुत तेजी से इकट्ठा होने लगा और फैलने लगा, जिससे आधुनिक वैज्ञानिक क्रांति संभव हुई। इसके साथ ही छपाई ने भाषाओं को एक मानक रूप देने में मदद की। भाषाओं को मानक रूप कैसे? जब एक ही भाषा में हजारों किताबें, पर्चे और अखबार छपने लगे, तो उस भाषा को बोलने वाले लोग, जो पहले सिर्फ अपने छोटे से इलाके से जुड़े महसूस करते थे, अब एक बड़े समुदाय, एक राष्ट्र जैसे फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी का हिस्सा महसूस करने लगे। इसने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहीं से मास मीडिया यानी जनसंचार माध्यमों का भी सही मायनों में जन्म हुआ। लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी तो खड़ी हुई होगी। मतलब जब कोई भी आसानी से कुछ भी छाप सकता था, तो सच के साथ साथ झूठ, अफवाहें और प्रोपेगेंडा भी तो उतनी ही तेजी से फैल सकते थे। हाँ, ये प्रिंटिंग प्रेस का दूसरा पहलू था, एक नया खतरा। अब विचारों को नियंत्रित करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था।
सरकारें और चर्च अक्सर सेंसरशिप लगाने की कोशिश करते थे, किताबों पर पाबंदी लगाते थे, लेखकों को सजा देते थे। लेकिन जानकारी के इस सैलाब को पूरी तरह रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। विचारों की लड़ाई अब तलवारों की लड़ाई से ज्यादा अहम होने लगी थी। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि जानकारी की रफ्तार अभी भी धीमी थी। हाँ, ये तो है। उसे भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था, जहाजों से, घोड़ों से या पैदल। लंदन में छपी किताब को दिल्ली पहुंचने में अब भी महीनों लगते थे। जानकारी अभी भी दूरी और परिवहन के साधनों की गुलाम थी। तो अगला बड़ा बदलाव तब आया जब इंसान ने बिजली की ताकत को समझा और इस्तेमाल करना सीखा। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, इनसे तो जानकारी की रफ्तार लगभग बिजली जितनी तेज हो गई। बिल्कुल। 19वीं सदी में सैमुअल मोर्स के टेलीग्राफ का आविष्कार एक बहुत बड़ा पड़ाव था। ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ कि संदेश बिना किसी कागज या इंसान के सफर किए सिर्फ एक तार के जरिए लगभग पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर भेजा जा सकता था। लंदन के शेयर बाजार का भाव न्यूयॉर्क में तुरंत पता चल सकता था। सरकारें दूर दराज के अपने राजदूतों या फौजी कमांडरों से घंटों में संपर्क कर सकती थी। दुनिया जैसे अचानक से कुड़ गई। व्यापार और शासन के तरीके बदल गए। फिर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के टेलीफोन ने आवाज को भी तारों के जरिए भेजना मुमकिन कर दिया, और गुगेल्मो मार्कोनी के रेडियो ने तो बिना तारों के हवा में तरंगों के जरिए संदेश भेजना संभव बना दिया। हाँ, और रेडियो का असर तो क्या कहते हैं और भी जबरदस्त था। टेलीग्राफ और टेलीफोन ज्यादातर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाते थे, लेकिन रेडियो ने पहली बार यह संभव किया कि एक जगह से बोला गया संदेश एक ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सके। एक नेता का भाषण, कोई गाना या क्रिकेट मैच की कमेंट्री, सब एक साथ पूरे देश में सुने जा सकते थे। इसने जनमत बनाने और उसे प्रभावित करने की अभूतपूर्व ताकत पैदा की। हाँ, ये तो है। राजनेताओं, सरकारों और यहां तक कि तानाशाहों ने भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया। हिटलर जैसे नेताओं ने रेडियो को अपने प्रोपेगेंडा का मुख्य हथियार बनाया। वो अपनी आवाज सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाकर उनकी भावनाओं को भड़काने और नियंत्रित करने में कामयाब रहा। और फिर आया टेलीविजन, जिसने रेडियो की आवाज के साथ चलती फिरती तस्वीरें भी जोड़ दी। हाँ। किताब में वियतनाम युद्ध का उदाहरण दिया गया है कि वो दुनिया का पहला टेलीविजन युद्ध था। इसका क्या मतलब था? हाँ, टेलीविजन ने जानकारी के नेटवर्क को और भी ज्यादा शक्तिशाली और असरदार बना दिया। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका और दुनिया भर के लोगों ने पहली बार युद्ध की असलियत, बमबारी, मौतें, जलते हुए गांव, घायल सैनिक को अपनी आंखों से अपने घर के आराम में बैठे हुए देखा। पहले युद्ध की खबरें छनकर सिर्फ लिखी हुई आती थीं, लेकिन टीवी ने उसे सीधे लोगों के लिविंग रूम तक पहुंचा दिया। ओह! इसका अमेरिकी जनता पर बहुत गहर भावनात्मक असर पड़ा और युद्ध के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जिसने आखिरकार सरकार को युद्ध खत्म करने पर मजबूर किया। इससे यह भी पता चला कि सरकारों के लिए अब जानकारी को छिपाना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। दुनिया सचमुच एक ग्लोबल विलेज यानी एक वैश्विक गांव बनती जा रही थी, जहां कहीं भी कुछ होता था उसकी खबर और तस्वीरें तुरंत सब तक पहुंच जाती थीं। लेकिन यहां भी शायद एक तरह का केंद्रीकरण देखने को मिला। मतलब जानकारी बनाने और फैलाने की ताकत कुछ बड़े टीवी चैनलों, न्यूज एजेंसियों और सरकारी प्रसारकों के हाथों में ही केंद्रित हो गई। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही था। जानकारी का बहाव ज्यादातर ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप डाउन था। कुछ गिने चुने बड़े मीडिया संस्थान ही तय करते थे कि लोग क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। आम आदमी ज्यादातर सिर्फ एक दर्शक या श्रोता, पैसिव कंज्यूमर ही था। उसके पास अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने का कोई आसान जरिया नहीं था। जानकारी का यह नेटवर्क काफी हद तक एक तरफा था। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में, इंटरनेट, मोबाइल फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में। शुरुआत में तो यही उम्मीद की गई थी कि इंटरनेट जानकारी को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना देगा, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया के आने से शुरू में ऐसा ही लगा था। ये वादा किया गया था कि अब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। कोई भी आम नागरिक, ब्लॉगर या यूट्यूबर बड़े बड़े मीडिया हाउस को चुनौती दे सकता है। जानकारी अब सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि हर तरफ से हर किसी के द्वारा बनाई और फैलाई जा सकती थी। हमने देखा कि कैसे अरब स्प्रिंग जैसे जन आंदोलनों में सोशल मीडिया ने लोगों को संगठित करने में मदद की। विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब जैसे मंचों ने दुनिया भर का ज्ञान हमारी उंगलियों पर ला दिया। ये वाकई एक क्रांतिकारी दौर की शुरुआत लग रही थी। पर जैसा कि हर तकनीकी क्रांति के साथ होता है, इसके भी अपने खतरे और चुनौतियां सामने आई।
हरारी अपनी किताब में इन खतरों के बारे में क्या बताते हैं? ये सपना इतना सुनहरा क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में जहां कोई भी कुछ भी कह सकता है और फैला सकता है, सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। फर्जी खबरें, फेक न्यूज, गलत जानकारी, नफरत फैलाने वाले संदेश वायरस की तरह तेजी से फैलते हैं। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। पहले अखबारों या टीवी चैनलों में संपादक जैसे गेटकीपर होते थे जो खबरों की सच्चाई परखते थे, लेकिन इंटरनेट पर अक्सर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता। कई बार सनसनीखेज या भड़काऊ झूठी खबरें सच्ची और संतुलित खबरों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को ज्यादा उकसाती हैं। इसके अलावा लोग धीरे धीरे अपने अपने इको चेम्बर्स या ध्वनि कक्षों में बंद होते जा रहे हैं। इको चेम्बर, ये क्या होता है? इसका मतलब है ऐसी ऑनलाइन दुनिया जहां एल्गोरिदम की वजह से हमें ज्यादातर वही विचार और खबरें दिखती हैं जिनसे हम पहले से सहमत होते हैं या जो हमारी पसंद की होती हैं। इससे हमारे विचार और संकीर्ण होते जाते हैं और हम दूसरे नजरियों को समझ नहीं पाते। समाज अलग अलग गुटों में बढ़ता जा रहा है जिनमें आपसी संवाद खत्म हो रहा है। और फिर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, हाँ, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है। मतलब वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो तय करते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर क्या दिखेगा। बिल्कुल। फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियां लगातार हमारे हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर, हर सर्च पर नजर रखती हैं। हम कौन सी वीडियो देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं, इस सारे डेटा का इस्तेमाल करके एआई पर आधारित शक्तिशाली एल्गोरिदम हमारी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं। ये एल्गोरिदम शायद हमसे भी बेहतर जानने लगते हैं कि हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारे राजनीतिक झुकाव क्या हैं, हमें किस बात पे गुस्सा आता है या खुशी मिलती है। और इसमें खास बात यह है कि फिर ये एल्गोरिथम हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक अपनी स्क्रीन से जोड़े रखें, ताकि वो विज्ञापन दिखा सकें। हाँ, ताकि वो हमें ज्यादा विज्ञापन दिखा सकें या हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। तो अब जानकारी के इस नेटवर्क को सिर्फ इंसान नहीं चला रहे, बल्कि ये स्मार्ट मशीनें चला रही हैं। और ये मशीनें तय कर रही हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या देखें, और धीरे धीरे शायद ये भी कि हम क्या सोचें और महसूस करें। इंसान का ध्यान, अटेंशन, आज के दौर की सबसे कीमती चीज बन गई है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसी ध्यान को हासिल करने और बेचने के लिए हमारी भावनाओं और मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रही हैं। और अब तो मामला और आगे बढ़ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब खुद ही लेख लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है, संगीत बना सकता है, यहाँ तक कि वीडियो भी बना सकता है। इससे तो सच और झूठ का फर्क करना और भी मुश्किल हो जाएगा, विश्वास का संकट और गहराएगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती है। हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर कंटेंट शायद एआई द्वारा बनाया गया होगा। तब हम कैसे पहचानेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो असली है या नकली? डीप फेक तकनीक यानी एआई की मदद से बनाए गए बेहद असली दिखने वाले नकली वीडियो या आवाज का इस्तेमाल करके किसी भी नेता, सेलिब्रिटी या आम इंसान की छवि और आवाज का दुरुपयोग किया जा सकता है। बाप रे! इससे समाज में भरोसा पूरी तरह खत्म हो सकता है। ऐसा लगता है कि हमने जानकारी का एक ऐसा शक्तिशाली जाल बुन लिया है जो अब हमारे ही नियंत्रण से बाहर जा सकता है और शायद हमें ही नियंत्रित करने लगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है इस पूरी कहानी का, जो युवाल नोआ हरारी ने अपनी किताब नेक्सस में बताई है? उसका मुख्य संदेश क्या समझा जाए? संक्षेप में कहें तो मानव का पूरा इतिहास असल में जानकारी के नेटवर्कों के बनने और बिगड़ने का ही इतिहास है। ताकत हमेशा उसी के पास रही है जिसने इन सूचना नेटवर्कों पर नियंत्रण रखा है, चाहे वो पुराने जमाने के पुजारी और राजा हों, या प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, या रेडियो टीवी चलाने वाले, या फिर आज के दौर की बड़ी टेक कंपनियां। हरारी कहते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जमीन, सोने या तेल के लिए नहीं, बल्कि जानकारी और उससे भी ज्यादा हमारे ध्यान, अटेंशन के लिए। ध्यान के लिए? हाँ, अटेंशन के लिए। क्योंकि जो आपके ध्यान को नियंत्रित करेगा वो आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है, और जो आपकी सोच को नियंत्रित करेगा वो आखिरकार आपको नियंत्रित कर सकता है। तो इसका मतलब हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ता शायद बेहतर भविष्य की ओर जाता है और दूसरा, हरारी के अनुसार, हाँ, हम एक दौराहे पर हैं। एक रास्ता वो है जहां हम एआई और जानकारी के इस ताकत का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करें, गरीबी मिटाने, बीमारियां खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और हर इंसान को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए। लेकिन दूसरा रास्ता एक बहुत डरावने भविष्य की तरफ जाता है, जहां एल्गोरिदम का राज हो, एक नई तरह की डिजिटल तानाशाही हो, जहां इंसान अपनी ही बनाई तकनीक का गुलाम बन जाए। डिजिटल तानाशाही? हाँ, एक ऐसी तानाशाही जो शायद इतिहास की किसी भी तानाशाही से ज्यादा खतरनाक हो,
क्योंकि वो बाहर से डंडे के जोर पर नहीं, बल्कि अंदर से हमारी सोच, हमारी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करके हम पर राज करेगी। तो फिर रास्ता क्या है? हरारी कोई बना बनाया जवाब तो नहीं देते, पर सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। आम लोगों के लिए इसमें क्या सीख है? हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली और जरूरी सीख है जागरूकता। हमें ये समझने की जरूरत है कि जानकारी का ये नेटवर्क, खासकर डिजिटल नेटवर्क, कैसे काम करता है। जब भी हम अपना फोन उठाते हैं या कंप्यूटर पर कुछ देखते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, मुझे ये चीज क्यों दिखाई जा रही है? इसके पीछे किसका क्या मकसद हो सकता है? हमें अपने ध्यान के प्रति बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि यही आज की सबसे बड़ी दौलत है जिसे कंपनियां और ताकतें हासिल करना चाहती हैं। सही बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें। सिर्फ एक ही तरह के विचार ना सुनें, बल्कि अपने से अलग सोचने वालों की बातें भी समझने की कोशिश करें। हर देखी सुनी बात पर तुरंत यकीन करने के बजाय सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। मीडिया साक्षरता, यानी मीडिया में आने वाली जानकारी को आलोचनात्मक ढंग से समझने की क्षमता, आज के समय का एक बेहद जरूरी हुनर है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ विज्ञान और तकनीक ही नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन और साहित्य भी पढ़ाना होगा, ताकि वो समझ सकें कि इंसान, समाज और ये जानकारी के जाल कैसे काम करते हैं और दुनिया किस दिशा में जा रही है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। जब एल्गोरिदम हमारे हर क्लिक, हर लाइक और हर शेयर से लगातार हमारे बारे में सीख रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में हर पल एआई को ये सिखा रहे हैं कि हमें और बेहतर तरीके से कैसे नियंत्रित किया जाए? आज की ये गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा युवाल नोआ हरारी की किताब नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पर आधारित थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस जरूरी विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।